नमस्कार साथियों। आज हम लोग अपने चैनल पर कुछ बात करेंगे कि बरेली की पगडंडियों की। ये बरेली जो शहर है वो कैसे बना, कैसे जो आधुनिक बरेली जिसको आज हम देखते हैं, ये पूरा जो सफ़र है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसके विकास में किन किन चीज़ों का अधिक महत्व रहा, तो कौन से मोहल्ले बसे, किसके नाम पर बरेली शहर का नाम पड़ा और कैसे बरेली जो था एक छोटा सा कस्बे से निकलकर महानगर की श्रेणी में आया और वैश्विक मंच तक पहचाना गया। तो बरेली की एक पूरी इबादत जो आजकल लिख रहे हैं, पिछले 3 वर्षों से 250-300 कहानियाँ पे जिन्होंने काम किया है और अभी साहित्य आज तक के मंच पर भी आपने अपनी बात रखी और बहुत जल्दी ही आपकी 2 वॉल्यूम में गुजिस्ता बरेली के नाम से जो किताब आने वाली है, जिसमें बरेली के बनने की एक कहानी है और आपके ही शब्दों में कहा जाए तो बरेली की जिंदा कहानियां हैं वो। तो आज हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि इस बरेली की विकास यात्रा के बारे में बताएं, जो हमारे नए बच्चे हैं कि जो आज जिस बरेली को देख रहे हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर राजेश जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, और हम चाहते हैं कि आप हम लोगों को बताएं कि बरेली की पगडंडियां कैसे विशाल और आधुनिक सड़कों में परिवर्तित हुई। देखिए, जिस बरेली को आज आप देख रहे हैं, जिस तरीके से देख रहे हैं, मैं करीब 40 साल से 45 साल से जब मुझे समझ में आना शुरू हुआ, मैंने तब से देखना शुरू किया और इस शहर का विस्तार होते हुए मैंने भी देखा है। और बरेली से ज़्यादा डेवलप एरिया यहाँ से आंवला था, बदायूं था, इल्तुमिश का राज था, वहाँ पर रजिया सुल्तान की बेटी थी। आंवला का जो क्षेत्र, बदायूं का सुल्तान थे इल्तुमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो हिंदुस्तान की शहनशाह शासिका बनी थी। और आंवला बहुत प्रोमिनेंट एरिया था, चूँकि अहि क्षेत्र का वो एक इलाका है और द्रौपदी से उसका संबंध रहा है। बहुत सारे साक्ष्य वहाँ पाए जाते हैं। वहाँ पर जैन संप्रदाय के बहुत तीर्थंकर लोग आए, बौद्धों में से बहुत प्रोमिनेंट था वो। मुगलिया पीरियड्स का बड़ा प्रोमिनेंट था। तो बरेली से ज़्यादा प्रोमिनेंट ये सारे इलाके थे, आंवला और बदायूं था। बरेली जो है राजा जगत का बसाया हुआ राजा जगत का बसाया शहर है। उनके 2 बेटे थे, एक बरलदेव, एक बांसदेव, इसीलिए इसको बांस बरेली भी कहा जाता है। और उनका एक किला था, राजा का किला था, और ये कैंटोनमेंट तो बहुत बाद में बना। एक चीज मैं आपसे थोड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि एक भ्रांति है लोगों में कि बांस बरेली इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ बांस वगैरह रहा होगा। हाँ, ये भी था। अच्छा। बरेली के आसपास जितना भी इलाका था ये बांसों का झुरमुट था। अच्छा। बांस यहाँ बहुत होता था। आज जहाँ पर अलखनाथ का मंदिर है या तपेश्वर नाथ का मंदिर है, ये सारा का सारा इलाका बांसों के जंगलों से भरा हुआ था। जी हाँ। और जहाँ आज अलखनाथ है और जहाँ पर तुलसी मंदिर है, वहीं से हमारी गंगा बह के निकलती थी। अच्छा। जी हाँ। तो जो हमारा जो तुलसी मठ है, तुलसी मठ का जो विग्रह है हनुमान जी का, उसे 11 करोड़ तुलसी दलों पर केसर से राम नाम लिख के, और चूंकि वहीं से नदी बहती थी, उसकी बालू में मिला के ही वो विग्रह बनाया गया है, जो अपने आप में अद्वितीय अनोखे प्रकार का ही विग्रह है हनुमान जी का। और यहाँ पर तुलसीदास भी आए हैं। ये जंगल हुआ करता था। और सबसे बड़ी बात है कि बरेली को नाथ नगरी कहा जाता है। नाथ नगरी इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ 6 तरफ 4 दिशाएं हैं, लेकिन 6 तरफ से हमारे स्वयं भू प्रकट नाथ यहाँ पर प्रकट हुए हैं। अच्छा। जो किसी न किसी पेड़ के नीचे निकले हैं, स्वप्न दिए हैं उन्होंने, या लोगों ने खोजे हैं। इन जंगलों में से ही निकले हैं, तब से इन्हीं की पूजा होती है, चाहे वो टिबरी नाथ हो, चाहे तपेश्वर नाथ हो, चाहे धोपेश्वर नाथ हो। इस तरह के सारे हमारे नाथ जो है, और ये बरेली को नाथ नगरी का जो एक दर्जा दिया गया है, तो ये वाकई भोलेनाथ की नगरी है। और यहीं से एक गेटवे निकलता है कैलाश पर्वत की तरफ। अच्छा। और उत्तरांचल की तरफ, जहाँ से आप कैलाश की यात्रा करते हैं, जहाँ से आप केदारनाथ की यात्रा करते हैं। तो हल्द्वानी जो है अब बस गया है, लेकिन पहाड़ का जो गेटवे है वो बरेली को ही माना जाता था। अब जब बरेली बसना शुरू हुआ, जगतपुर मोहल्ले से थोड़ा आगे निकले हम लोग, और केवल एक ही सड़क हुआ करती थी, जो कि आप शामलगंज से आप जो किले तक की सड़क है, यही सीधी सड़क हुआ करती थी, और कोई कनेक्टिव सड़कें नहीं थी। जब अंग्रेज़ों का ज़माना था और यहाँ से सेना क्रॉस हो रही थी, तो ये हुआ कि डीएम जो अंग्रेज़ था उसने कहा कि सेना जो है वो रिहायशी इलाके से क्रॉस नहीं होगी।
तब ये हुआ कि सेना को रुख मोड़ दिया गया और जो कुदेशिया फाटक है वो वहां तक पहुंची, वहां से नैनीताल का रास्ता था। तो अब उनको जाना था चूंकि दिल्ली, तो आज जो कुदेशिया फाटक से और किले तक की सड़क है, जो एक प्रॉपर सड़क है, जो प्रॉपर रास्ता देती है, वो उन अंग्रेज सेना को भेजने के लिए तब कच्ची बनाई गई थी और उसमें से सेना निकली थी, फिर ये इस सड़क का निर्माण हुआ। ऐसे ही अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो एक बाग बिरगटान है, बाग बिरगटान बहुत मशहूर है, आज कचहरी में उसी नाम से ज़मीन दर्ज है, लेकिन ये विरक्ति सन्यासियों का एक जंगल था। अच्छा। जी हाँ। अब ये कालांतर में कैसे ये अंग्रेज जज के हाथ में, मुसलमान जज के हाथ में पहुंचा और कैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में ये विरक्तियों के जंगल से और बाग बिरगटान बन गया, और इसमें से कुमार टॉकीज़ निकला, इसमें से नई कोतवाली निकली, इसमें से फिर इंपीरियल टॉकीज़ निकला, इसमें से रोडवेज़ निकला। ऐसे ही अगर हम देखें तो शहर जो था जगतपुर की तरफ था, पुराने शहर जिसे हम आज भी पुराना शहर कहते हैं, उधर बसा था। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, और हिंदू बाहुल्य इलाका बिहारीपुर हुआ, साहूकारा हुआ। अब आप देखिए जामा मस्जिद जो बसाई गई वो किले की तरफ बसाई गई, किला इधर से दूर था। अगर सराय काले खां को हम देखें, वो उस जमाने की बसाई हुई सराय है, और सराय जब भी बसाई जाती थी वो शहर से बाहर बसाई जाती थी। अगर आप आज भी उस सराय को देखें तो वहां पर जब आप उसका, आज भी गेट पुराना है, जब आप उसके अंदर घुसेंगे तो उसमें नहाने का एक हमाम था, अभी बंद कर दिया गया है। उसके बाद हज्जाम की दुकान थी, वहाँ पर घोड़ों के लिए साइज थे, वहाँ पर घोड़ों की मालिशों के लिए, घोड़ों के बाल काटने के लिए भी दुकानें थी, और कुछ दुकानें और थीं। तो जैसे एक सराय का पूरा एक लुक होता है, आज भी सराय में से ही जाके रास्ता निकलता है कुमार टॉकीज की तरफ। और अगर देखा जाए तो हम किले की तरफ आते हैं तो हमें इफ्तिकार मंजिल मिलती है, जो 1937 की बनी हुई है, जो बहुत ही खूबसूरत कोठी है, और उसमें बेल्जियम का शीशा और इटालियन मार्बल लगा हुआ है। जब इसकी खोज करी तो पता लगा कि नवाब नजीबुद्दौला जो थे, जिन्होंने नजीबाबाद बसाया था, तो उनको जब भगाया गया वहाँ से, तो जो उनके वंशज थे, तो कुछ रामपुर आके टिके, कुछ यहाँ पर बरेली आए, तो उन्हीं परिवार की ये कोठी है। ऐसे ही अगर हम पुराने शहर में जाएं तो लाल कोठी है, जहां हमारे आज के जो सैफ अली खां नवाब पटौदी के बेटे हैं, उनके जो पड़बाबा थे यहाँ शिकार खेलने आया करते थे। अच्छा। दिलीप कुमार की सास यहाँ आया करती रिहाइश के लिए, तो फिल्म इंडस्ट्री से भी बहुत गहरा ताल्लुक रहा है बरेली का। हाँ, और अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ पागल खाना बनाया गया, जिसे आज मानसिक चिकित्सालय कहते हैं, तो जब मैं इसको देखने लगा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मानसिक चिकित्सालय यानी कि पागल खाने वहीं बने जहां जहां कैंटोनमेंट था। अच्छा। हाँ, पागल खाने की जरूरत हिंदुस्तानियों को नहीं थी, जो सैनिक थे अंग्रेज, जो यहाँ रह रहे थे, जो पूरी दुनिया से मतलब यहाँ पर सैनिकों के रूप में आए थे, अंग्रेज जिन्हें लेके आए थे, उनके लिए बने थे। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने के पीछे कारण है, एक तो हिंदुस्तान की क्लाइमेट उनके लायक नहीं थी, दूसरा यहाँ के मसाले, यहाँ का खान पान उनके लायक नहीं था, तीसरा यहाँ की भाषा उनकी नहीं थी, चौथा उनको यहाँ के जो नेटिव लोग थे, यहाँ के जो रहने वाले लोग थे, उन पर शासन करना था। देखिए, जो ऊपर का वर्ग था, जो अधिकारी वर्ग था, वो तो थोड़ा सा था, मुट्ठी भर था, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में सैनिक थे। तो अक्सर संतुलन जो है वो सैनिकों को गड़बड़ाता था, उनकी पत्नियों को गड़बड़ाता था, अकेले रहते थे, पानी के जहाज से जाना आना होता था इंग्लैंड, तो उतना संभव नहीं हो पाता था, कितने सालों में आदमी आएगा जाएगा क्या करेगा। तो जो वहाँ की क्वीन थी, क्वीन ने जब आगरा का पागल खाना के लिए आदेश दिए, और बरेली का भी बसा, फिर बनारस का भी हुआ, और चीज़ें हुई, तो ये बड़ा रोचक है कि मतलब पागल खाने वहाँ बनाए गए जहाँ जहाँ कैंटोनमेंट था। अब बरेली में कैंटोनमेंट बनने का भी एक इतिहास है। बरेली में कैंटोनमेंट नहीं था, कैंटोनमेंट के पीछे वो नकटिया की लड़ाई है, वो मराठों का यहाँ पर आना है, वो लखनऊ की जो नवाब साहब थे जिनसे सेना उधारी में ली गई थी और मराठों को रोकने के लिए ली गई थी, वो उसका पूरा एक इतिहास है। नकटिया की लड़ाई उसका गवाह है, और नकटिया की लड़ाई में या मीरानपुर कटरा की लड़ाई में अंग्रेज हताहत हुए थे, अंग्रेज मारे गए थे। तो यहाँ पर करीब 300 साल पुराना अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी है। अच्छा। जी हाँ,
अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी है। ये कहाँ पे है? ये कैंटोनमेंट के अंदर जाके है, अंदर जाके है। तो उसका भी अपना इतिहास है। उसमें पूरी दुनिया के जो सिपाही आए हुए, अंग्रेज सिपाही आए हुए हैं, उनकी कब्रें वहाँ पर हैं और बहुत बड़े बड़े लोगों की कब्रें भी हैं। अब मैं बात कर रहा था कि जैसे ये बैपटिस्ट चर्च है, बैपटिस्ट चर्च 1857 की गदर की जो क्रांति हुई थी और मेरठ से वो चिंगारी निकली थी और चिंगारी वो होती होती बरेली आई, आगरा गई, लखनऊ गई। तो बरेली में बैपटिस्ट चर्च में यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने विद्रोह किया था और 40 अंग्रेज़ों को यहाँ पर जला दिया गया था और फिर बहुत समय ये बंद रहा, फिर दोबारा से शुरू हुआ। और बैपटिस्ट चर्च के ही जो कब्रगाह है, जो कब्रिस्तान है, उसमें एक अंग्रेज गवर्नर जनरल की भी बॉडी है। अच्छा। कम लोगों को पता है कि अंग्रेज गवर्नर जनरल की बॉडी वहाँ पर है। और कैंटोनमेंट बसाया गया, कैंटोनमेंट में बहुत सारे बंगलौज बनाए गए, बंगलौज बाद में अलॉट भी किए गए। और ये भी एक लड़ाई चल रही है वहाँ पर कि जो कैंटोनमेंट दिया गया, यानी कि उस समय राजा लोग होते थे, जमींदार होते थे, वो उनके पास एक छोटी मोटी अपनी आर्मी होती थी। ये अंग्रेजों के आने से पहले की बात है। तो वो क्या करते थे, उस आर्मी को बसाने के लिए एक जगह देते थे कि यहाँ तुम बस जाओ। तो उसको छावनी कहा जाता था। तो छावनी में ऐसा नहीं है कि छावनी कोई बिल्कुल खाली जगह होती थी, छावनी में पुराने रहने वाले भी होते थे। तो एक लड़ाई बड़ी भारी ये भी चल रही है कि जिनको जहाँ छावनियाँ बनी वहाँ के जो पुश्तैनी रहने वाले थे तो अलॉटेड जो थे, तो उनके बीच में आज भी मुकदमेदारियाँ हो रही हैं। आज भी पूरे हिंदुस्तान के जितनी भी छावनियाँ हैं वहाँ पर ये समस्या है और उनके मुकदमों पर अभी भी गौर चल रहा है। अच्छा। अब बरेली में अमरूदों के बाग थे। आज जहाँ बहुत पुराने बाजार हैं, शामन के माधोबाड़ी है और माधोबाड़ी यहाँ का सबसे पहला ऑर्गेनाइज बाजार था। अच्छा। हाँ, अभी मैं कहानी पे काम कर रहा हूँ जिनका पूरा शामतगंज था। शामतगंज में एक जुल्फिकार करके भी वहाँ एक मोहल्ला था और बारादरी वालों परिवार का अपना था। उनके यहाँ बारादरी लगती थी, यानी कि वहाँ मुकदमे होते थे। जो परिवार यहाँ पर थे, ऐसे फैयाज बिल्डिंग वाले हैं, उनका फैयाज लारी वाले। तो अनगिनत कहानियां हैं, अनगिनत लोग हैं। अब जैसे मराठों का मैंने कहा, मराठे यहाँ आते थे, तो यहाँ पर जो सिविल लाइंस है, जो किप्स वाली लेन है, बल्कि जिसमें कमल टॉकीज है। कमल टॉकीज पेशवा स्टेट थी। राजा पेशवा के एक राजा थे, उनकी ये स्टेट थी। और जब बरेली के सबसे पहले बड़े ज्वेलर्स काशीनाथ सेठ बरेली आए थे शाहजहानपुर से, तो उसी पेशवा स्टेट की एक कोठी में किराए पे रहते थे। अच्छा। हाँ, तो ये सिविल लाइंस भी ऐसा नहीं था। मिशन अस्पताल जब बना तो वो किस तरीके से बना, उसकी भी कहानियां हम लिख चुके हैं। उसके सामने थियोलॉजिकल कॉलेज है। थियोलॉजिकल कॉलेज जो है वो हिंदुस्तान में ब्लैक पादरी यानी काला पादरी बनाने का एक बहुत बड़ा संस्थान था, क्योंकि जो पादरी होते थे वो विदेश से आते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में। लेकिन चूंकि यहाँ के लोगों की भाषा अलग थी, यहाँ के लोगों का रहन सहन अलग था, और जब अंग्रेज़ आए तो बहुत सारे लोगों ने क्रिश्चियनिटी को भी एक्सेप्ट किया, उसे अपनाया। तो किस तरह से जो हिंदुस्तानी लोग ईसाई बन रहे थे उनको संभालने के लिए जो पादरी बनाया गया, उसका सबसे बड़ा संस्थान बरेली में था। आज ये बिल्डिंग दिखाई नहीं देती है, ये अशोका फोम्स के बिल्कुल पीछे है। अगर आप जाके देखें तो बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, उनकी बहुत रिच लाइब्रेरी, उनके पास बहुत बड़े बड़े पियानो हैं जो समय के हिसाब से दीमक लग गई है, खराब हो गए हैं। ऐसे ही यहाँ आप चर्च देखिए, लगभग 7 चर्च हैं बरेली में। तो बरेली में ख्वाजा कुतुब को देखिए, ख्वाजा कुतुब बरेली की सबसे बड़ी हिंदुस्तान की इस्लामिक लाइब्रेरी थी, जिसे आप कुतुब खाना कहते हैं। वो भी एक अलग लाइब्रेरी थी। चूंकि कुतुब खाना, कुतुब कहते हैं किताब को, और जहाँ किताबें रखी जाती हैं लाइब्रेरी में, तो इसलिए उसे कुतुब खाना कहा जाता था। वो भी एक बिल्डिंग थी जो 1962 में बिजली गिरने से खराब हो गई थी, इसलिए वो तोड़ दी गई थी। तो बरेली का एक बड़ा भारी इतिहास है। बरेली में बहुत सारे परिवार हुए, जैसे कुदेशिया परिवार हुआ, प्रसाद परिवार हुआ, बियाबानी कोठी वाला परिवार हुआ, राजा दुनका का परिवार हुआ। तो ऐसी 100 कहानियों पे काम किया है। फिर धीरे धीरे बरेली डेवलप हुआ है। तो जैसे अब अनुपम कपूर हैं, वो एक बड़ा काम कर रहे हैं बरेली में, या घनश्याम खंडेलवाल हैं, BL एग्रो के नाम से बड़ा काम कर रहे हैं। गौरव मित्तल है जो एरोमेटिक्स के नाम से परफ्यूमरी में बहुत बड़े काम कर रहे हैं। तो ऐसे नई पीढ़ी रंगमाया वाले हैं, संजय गुप्ता, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल, उनके बड़े भाई ने तो उस ज़माने में शनील के ब्लाउज़ और शनील के शॉल्स के साथ पूरा हिंदुस्तान कर लिया था। आज से 125 साल पहले बरेली से जरदोजी का काम
इंग्लैंड में जरी जरदोजी को लेकर बड़ा जोड़ा एक्सपोर्ट हो रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था 125 साल पहले। कैसे दुग्गल परिवार ने यहाँ के लोगों को ये बताया कि चाय जो है वो टी पॉट में कैसे पी जाती है, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस तरह की बहुत सारी कहानियां। शहर को कल्चर कौन दे रहा है, शहर को डेवलप कौन कर रहा है। या जब्बार नाम का एक मैकेनिक होता था। सबसे पहले एक पंखा आया था जब पूरे हिंदुस्तान में डीसी की बिजली थी। आज हम लोग एसी बिजली यूज करते हैं, तब डीसी बिजली थी। तो डीसी बिजली का एक पंखा आया था मैरिली फैन, जो इंग्लैंड से आया था, जिसे केवल अंग्रेज लोग यूज करते थे। उन जब्बार साहब ने मैरिली फैन की नकल कर दी बरेली फैन। तो बरेली फैन इस पूरे इलाके में बरेली फैन बिकता था। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने इतनी बहुत पैसा कमाया, उनको बहुत बड़ा कारखाना खोला। जिस जगह कारखाना खोला वो जब्बार बिल्डिंग कहलाती है। अगर ऐसी बिल्डिंग कहीं विदेश में होती, तिकोनी बिल्डिंग है और उसका बड़ा खूबसूरत टेक्सचर है, तो वो बहुत ही कमाल की बिल्डिंग होती। तो बीबी जी की मस्जिद है, खानकाह नियाजिया है, आला हजरत है। अब आप सोचिए, पूरी दुनिया के संगीत को जानने वाले लोग, उस मरकज के लोग खानकाह नियाजिया में सजदा करने आते हैं। कौन सा संगीतकार हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है बड़ा जो वहां ना आया हो, जिसने सजदा ना किया हो। और उनका सीधा सीधा संबंध है आपके औलिया साहब से। आपके ये जो अजमेर वाले ख्वाजा साहब हैं, ख्वाजा साहब की उनकी गद्दी आधी आती है। यहाँ के लोग वहां जाते हैं, अजमेर जाते हैं, तो ख्वाजा साहब की आधी गद्दी उनको दी जाती है। वो यहाँ आते हैं तो आधी गद्दी उनको दी जाती है। ऐसे आला हजरत साहब किस कदर किताबें लिख दी उन्होंने, किस तरह उन्होंने इल्म को और अदब को आगे बढ़ाया है। और आप सोचिए ना कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी फतवा होता है तो यहीं से जाता है। यानी कि पूरे हिंदुस्तान बरेली का मुंह ताकता है। अगर किसी ने धर्म के खिलाफ कोई बात कही है या अपने समाज के खिलाफ कोई बात कही है, तो उसकी क्या सजा होगी, उसको किस मुकाम पे रखना है, ये आला हजरत तय करते हैं। तो और सब लोग उन्हें मानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ डिसिप्लिन है, इसके लिए कोई कानून नहीं है, इसके लिए कोई और चीज नहीं है। एक कानून के डंडे से उसको या पुलिस के डंडे से उसको नहीं करवाया जाता, लोग खुद ब खुद मानते हैं। तो हिंदुस्तान में, भारत में, उत्तर प्रदेश में बरेली एक ऐसा स्थान है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी बड़े प्रोमिनेंट हैं। और रामपुर नवाब की यहाँ बहुत प्रॉपर्टीज रही। मुर्तजा कॉलोनी के नाम से ही बरेली रामपुर गार्डन है आज। वो पहले मुर्तजा कॉलोनी कहलाता था। रामपुर नवाब ने ही बरेली कॉलेज की जमीन दान दी। रामपुर नवाब ने ही मिशन हॉस्पिटल दान में दिया। रामपुर नवाब ने ही ये बटला प्लाजा आपका दान में दिया है। और बटला प्लाजा जिसे कहा जाता है, थियोलॉजिकल कॉलेज के जो चीफ थे बटलर साहब, उनका वहां पर मकान होता था। जितना बड़ा बटलर प्लाजा है, वहां सिर्फ उनका मकान होता था और उस मकान में वो रहते थे। तो जब वो टूटा टाटा तो फिर बटलर प्लाजा बन गया। तो आज उन्हीं बटलर साहब के नाम पे है ना। अगर आप चौकी चौराहे से और अयूब खां तक देखें तो यहाँ ये रोड ही नहीं थी, यहाँ पर केवल कंकड़ की रोड थी। और खूब लोगों ने देखी, आज भी मुझे लोग मिलते हैं, उसके बारे में बताते हैं। और बियाबानी कोठी, यहाँ पर अमिताभ बच्चन के मम्मी पापा की सगाई हुई। जिस कोठी में सगाई हुई वो एक डॉक्टर साहब थे, है ना। तो वो पहले डॉक्टर थे जो बरेली के, जो मतलब उन्होंने इंग्लैंड से पढ़ाई करी थी उस जमाने में। तो 1937 में एक आदमी पानी के जहाज से जाता है इंग्लैंड, और वहाँ से अंग्रेजों के बने हुए सूट्स की ड्रेपिंग और टेलरिंग का डिप्लोमा लेके आता है। वो कुतुब खाने पे जो नीचे दुकानें थी उसमें खोलता है वेस्ट एंड कंपनी। उनके बनाए हुए सूट आज के अरमानी के कपड़ों से ज़्यादा महंगे थे। बहुत कुछ है बरेली में। सुरमा, कोई 2 पैसे का सुरमा ले गया स्टेशन से या रोडवेज से और पहुंचा कश्मीर या पहुंचा कन्याकुमारी, उसने लगाया। मेडिकेटेड सुरमे थे, गुलाब के जल में 1-1 साल तक सुरमा रखा हुआ है, क्वाथ में सुरमा रखा हुआ है। तो जब लोगों ने लगाया, उन्हें आराम मिला। तो सुरमा तो 1 पैसे का या 2 पैसे का पुड़िया गई, लेकिन जिसने लगाया वो बरेली ढूंढ रहा है कि भाई बरेली कौन जाएगा, तो सुरमा कौन लेके आएगा। तो 1 पैसे से बरेली का नाम पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचा, हिंदुस्तान तक हुआ। और सबसे बड़ा राधेश्याम कथावाचक मैं मन में सोच रहा था, राधेश्याम कथावाचक ने रामायण लिखी है ना, और उन्होंने हिंदुस्तानी जुबान में लिखी। भाई पहली रामायण संस्कृत में है, दूसरी रामायण अवधी में है, इनकी है। देखो, सीता की जुल्फ लहराई, रावण का जनाजा जा रहा है, इस तरह की भाषा में। और पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा में, हाँ, पूरे हिंदुस्तान में राधेश्याम तर्ज पे उन्होंने अपनी रामायण गाई। और सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने पारसी थिएटर को चेंज कर दिया। पारसी थिएटर जो था
पारसियों ने शुरू किया था। उस ज़माने में उर्दू का बोलबाला था, तो वो लैला मजनू, शीरी फरहाद इस तरह के नाटकों को करते थे जिसमें अश्लील संवाद होते थे और हाँ फूहड़ डायलॉग्स होते थे। तो उन्होंने हिंदी को प्रश्रय दिया और पूरे पारसी थिएटर में हिंदी नाटक रचने वाले राधेश्याम कथावाचक बरेली से इतना बड़ा नाम है कि युगों युगों तक उनका मुकाबला नहीं किया सकता। ऐसे निरंकार देव सेवक हुए, किशन सरोज हुए, वसीम बरेलवी इस समय पूरी दुनिया में हमारा परचम लहरा रहे हैं, है ना। वीरेन डंगवाल हिंदी में हुए, जेसी पालीवाल साहब यहाँ थिएटर और नाटक करते रहे। तो बरेली तो रत्नों से भरी हुई है। मतलब कुल मिला के ये हम कह सकते हैं कि आपने बरेली की एक यात्रा की है, प्राचीन से लेकर और अभी तक की। और जो नया काम है, जो मेरी तीसरी किताब आ रही है, फेदर्स ऑफ बरेली। अच्छा। फेदर्स ऑफ बरेली यानी कि बरेली के पंख। बरेली के पंख वो हैं कि इन्हीं गली कूचों में से, इन्हीं मोहल्लों में से, इसी एजुकेशन सिस्टम में से, इन्हीं मेंटालिटी में से किन 100 बच्चों ने पूरी दुनिया में परचम लहराए। नालंदा यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन बना, मेटा में कौन गया, सुपर कंप्यूटर में कौन गया, दुनिया की जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें बड़े बड़े पदों पे कौन गए, माल्टा में उर्फी जावेद क्या कर रहे हैं, या किसी और देश में कोई और क्या कर रहा है, साउथ अफ्रीका में कोई क्या कर रहा है। तो बरेली इज अमेजिंग। और इसीलिए मैंने इंडिया टुडे के मंच पे बैठ के कहा कि लोग कहानियां गढ़ते हैं काल्पनिक, दिमाग में पात्र बनाते हैं। मैं तो 300 कहानियां जिंदा शहर से लेके आ रहा हूं, जिंदा लोगों की कहानियां जो आपकी हैं, आपके शहर की हैं, आपकी अपनी हैं, जानिए आप इनको। मतलब सही पूछिए तो बरेली को आज दुनिया के सामने लाने का जो एक बेहतरीन काम कर रहे हैं वो डॉक्टर राजेश जी कर रहे हैं। और ये बड़ी सच में बड़ा गौरव वाली बात है कि इन सब चीजों को समझना। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि मैं जिनसे मिलता हूँ, मेरा शहर उत्साहित है, जो मेरी बात सुनते हैं वो उत्साहित हैं। और छोड़िए, आज तक का मंच उत्साहित हो गया है ना। और पूरी दुनिया से जब मुझे मैसेजेस आते हैं और लोग मुझे मेल्स करते हैं, लोग मुझे लिखते हैं, लोग मुझे मेरे पेज पे जाते हैं। आप बताइए कि मैं कोई कहानी डालता हूँ, 60,000 लोग, 1 लाख लोग एक साथ पढ़ रहे हैं उसको, है ना। और जब लोग कनेक्टिव होते हैं तो मुझे मजा आता है कि मतलब लोग जानना चाहते हैं, मिलता है लिखने का हौसला। क्योंकि क्या है ना, लोग अपनी जड़ों को जानना चाहते हैं। अब ये नई पीढ़ी अलग किस्म से है, लेकिन नई पीढ़ी बहुत अच्छे तरीके से ले रही है इसको और इसको समझ रही है। और ये जो शिजरा है, ये जिस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी इसको कलमबद्ध किया जा रहा है, ये अपने आप में शायद ऐतिहासिक हो जाए आगे चल के, है ना। और है, एक काम है, हो रहा है, ईश्वर करवा रहा है, हम कर रहे हैं। तो मैं बहुत एक बात मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि एक शहर बनता है, इतिहास बनता है, बिगड़ता है, नई चीज़ें आती हैं, पुरानी कई बार सिमटती चली जाती हैं, लेकिन उसी सिमटन से जो है आप इतनी सारी चीज़ें निकाल कर लाए, पुराने शहर को नए शहर में बदलने वाले लोगों की कहानियाँ लेकर आए, बरेली से निकलकर वैश्विक मंच तक जाने वालों की कहानियाँ लेकर आए, बरेली के स्थापत्य की कहानियाँ लेकर आए। सामान्य जैसे जब भी कभी आप किसी शहर का इतिहास पढ़िए तो शहर के इतिहास में कुछ गिने चुने लोग होते हैं कि यहाँ क्रांति किसने की, है ना, यहाँ के जो बेसिक व्यक्ति। अरे भाई, क्रांति अपनी जगह है, तोलाराम की कुल्फी का क्या करोगे, कुल्फी का क्या करोगे, किप्स की मिठाई का क्या करोगे, या दीनानाथ की लस्सी का क्या करोगे। आदमी इंग्लैंड में बैठा है, उसे जब दीनानाथ की लस्सी याद आती है, तोलाराम की कुल्फी याद आती है ना, तो उसके मुंह में पानी भर आता है। वो बरेली आके सबसे पहले तोलाराम और दीनानाथ पे जाता है, सबसे पहले वो खाता है। बिहारीपुर के सुहेल का क्या करोगे, सुहाल का क्या करोगे। जो चाट है, आप सोचते हैं दोने, ये चाट के जो दोने हैं जिसमें आपका खस्ता है और आलू की सब्जी और चने पड़े हैं और चटनी पड़ी है, ये केवल वो नहीं है, ये चटकारे हैं, ये चटकारे हैं। और जब आपका चना खत्म हो जाता है ना, थोड़ा सा भैया देना जरा सा, आपकी चटनी खत्म हो गई, भैया देना जरा सी चटनी। अब वहां पर केवल यही नहीं हो रहा है, वहां पर गॉसिप भी चल रही है, वहां पर इंफॉर्मेशंस भी चल रही हैं, पूरे मोहल्ले की, पूरे शहर की, क्रिकेट मैच की, रनों की, सब कुछ आदान प्रदान हो रहा है। और जो बेचने वाला है, जो उसको बजाने वाला है, जैसे साहूकारा में एक विजय भाई हैं, उनकी खस्ता बड़ी मशहूर है, तो मैं उनकी दुकान पे जब भी जाता हूँ मैं देखता हूँ कि लोग चटकारे तो ले रहे हैं उनके खस्ता के, उनके आलू के, उनकी चने के, लेकिन उसके साथ पूरे शहर का नैरेटिव, पूरे शहर की बातें, पूरे मोहल्ले की बातें, लोगों की बातें, इवन क्रिकेट की बातें, मोदी जी की बातें, देश की बातें, ट्रंप की बातें, तो क्या क्या चलता है वहां पर। हाँ, तो जो महिलाएं हैं, महिलाएं जानकारियां बटोरती हैं काम वाली से, मोहल्ले वालियों से, या कूड़ा उठाने वालों से। आदमी लोग जो है वो ये जो
दोने है ना पत्ते चटकारे वाले, तो उससे बटोरते हैं जानकारियां। जी। और ये शहर को ना लोगों को जोड़ने का एक बहुत बहुत बड़ा और मैं माध्यम तो है। देखता हूँ लोग एक दूसरे को मतलब उल्हाने भी दे रहे हैं, थोड़ा सा मजाक भी कर रहे चल रहा हैं, है। और सब लोग अपना उसे मतलब आत्मसात कर रहे हैं। ऐसे ही पहले दूध के ना कढ़ाव लगते थे, शाम को दूध पिया जाता था, तो दूध तो एक बहाना है, उसके साथ बहुत सारी और चीजें बहुत थी। सारी और तो जो चीजें होती आत्मीयता है, लेकिन अब ये ना नए दौर ने आत्मीयता खत्म कर दी, जी। हमारे मोबाइल्स ने आत्मीयता खत्म कर दी। अब हमारे बच्चों को वो कल्चर नहीं मिल रहा जो कल्चर जो दूसरा था, एक समय का बदलाव भी कहा जा सकता है। आज के जो बच्चे हैं वो अलग चीज में बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अभी राजेश जी ने जैसे कि एक संक्षिप्त परिचय दिया हमारे शहर का, कि वो शहर को किस दृष्टि से देखते हैं। तो आने वाले समय में जब आपकी किताब आएगी गुलिस्तां बरेली का, हमारे जैसे ना जाने कितने लोग, लाखों लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो 2 किताबें 3 किताबों का जो सेट है। मुझ पे बहुत प्रेशर है। नहीं, आप पे प्रेशर है मतलब, और तो प्रेशर ही काम करवा रहा है एक्चुअली। एक जो बिजी शेड्यूल है आपका, उसमें से जब आप कर रहे हो तो एक उसकी वानगी है, एक समझ लीजिए ट्रेलर है जिसपे हम लोगों ने बात देखिए ना, डॉक्टर ब्रजेश्वर ने विंडरमेयर बनाया, क्या शानदार, पूरे देश के इतने बड़े बड़े नाटक यहाँ होते हैं। खालिद जावेद ने जेसीबी प्राइज 25 लाख रुपए का जीता द पैराडाइज ऑफ फूड से है। नेमत खाना की किताब का उनका अनुवाद है, या वीरेंद्र डंगवाल की आप देख लीजिए, प्रभात जी की किताब आई अभी जीरो माइल करके, सुधीर विद्यार्थी लिख रहे हैं क्रांतिकारियों पे। तो शहर काम कर रहा है। इसी शहर में हरवंश राय बच्चन आते रहे हैं, अमिताभ बच्चन के पिता हैं। मैंने बताया जैसे माता पिता की सगाई उनकी यहीं पर हुई है। निरंकार देशसेवक के झुमके की झूठी कहानियां चलती है ना। हम लोगों ने एक और पिछले एपिसोड एक डेडिकेटेड किया था इसी पे, डिस्क्रिप्शन डालें कि झुमके की असली वजह क्या थी, जो कहानी डेवलप हुई वो भी आपने बताई। देखिए, अगर आपको बरेली को जानना है तो आप गुलिस्तां बरेली की कहानियां पढ़िए, पेज पे जाइए, या सुनील मानव का जो चैनल है, ये हम लोग इस पे अक्सर बात करते हैं बरेली के बारे में, इस चैनल को देखिए तो आपको बहुत सारी कहानियां मिलेंगी। जो लोग बरेली को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तो इन 2 माध्यमों से आप पूरी बरेली को जान सकते हैं। हाँ, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम लोग बात करते रहेंगे। आगे भी कुछ प्लान्स हैं जिसके माध्यम से हम बरेली की कहानियों को, बरेली की चीज़ों को लाते रहेंगे। तो बताइएगा, आज आपकी बातों से कोई अगर रोचकता आपके मन में आई हो, कोई प्रश्न आपके मन में आए हो, तो आप ज़रूर पूछिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में जाके। और कोई भी सजेशन हो, तो कोई सुझाव हो गुलिस्तां बरेली को लेकर, अगर आप कुछ कहना चाहते हो, हाँ, कोई कहानी आपके पास हो, कोई ऐसी कहानी जो बरेली के लिए नई चीज हो और आपको पता हो, या बरेली का कोई ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया में परचम लहराया हो, तो आप जरूर मुझसे बात करें। हाँ, तो उसको एक सही मंच मिल सकता है, सही लेखन शैली में वो चीज़ हम सबके सामने आ सकती है। सही पूछिए तो आप बरेली की धरोहर जो समाप्त हो रही है उसको बहुत ढंग से सहेजने का काम कर रहे हैं। मैंने आपकी करीब करीब मैं सभी कहानियों का पाठक रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर देखता हूँ कि मैं शब्द नहीं होता है, वहाँ पर जो बरेली बनाने वाला है उस पर बात की जा रही होती है लगातार। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, और सब कुछ यथार्थ है। खुद जाते हैं, खुद कलेक्ट करते हैं डाटा, पूरा लिखते हैं, तो ये बड़ी बेहतरीन बात है। और हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपकी। आप भी इन जिंदा कहानी से जुड़िए, बरेली कहानी जुड़िए। जिस शहर में आप रहते हैं, जिस शहर में आप पैदा हुए हैं, जिस शहर के आप नागरिक हैं, वासी हैं, उस शहर को जरूर पहचानना चाहिए। बिल्कुल। आप जब उन कहानियों को पकड़ेंगे ना, पढ़ेंगे, और शहर से जब आप निकलेंगे तो आप अपने शहर के दरो दीवार को पहचानेंगे, आप अपने शहर की सोल से जुड़ेंगे, आप उनके साथ आत्मीयता महसूस कर सकेंगे। और मैंने तो जब मैंने लिखा, एक यहाँ रियो रेस्टोरेंट होता था, आज नहीं है देखने को, जहाँ पर सिविल लाइन में हनुमान मंदिर के सामने सिलेक्शन पॉइंट और गाला है, वहां पर होता था रियो। जब मैंने रियो के बारे में लिखा तो 1000 से ज्यादा लोगों ने पूरे दुनिया से मुझे रियो को याद किया। उन्होंने रियो का अरोमा याद किया, उन्होंने रियो का समोसा याद किया, उन्होंने उसका संडेज याद की, किस तरह से बोट वाले शेप में आती थी, किस तरह से उनका टूटी फ्रूटी आती थी बड़े से, जिसमें लंबा सा चम्मच होता था। आज तो ऐसे कटलरी नहीं है, कटलरी नहीं, लोगों ने उसकी कटलरी, लोगों ने उसका इवन टेबल क्लॉथ तक याद किया। मतलब आप समझिए कि कितना अच्छा माध्यम है कि जो लोग बरेली से निकलकर बाहर चले गए, अब वापस नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन इन कहानियों के माध्यम से अपने शहर को याद कर रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। मुझसे तो महिलाएं बहुत जुड़ी हैं, वो कहती हैं बरेली हमारा परिवार घर रहा है और हमारा मायका रहा है। आप हमें अपनी कहानियों से हमारे मैके की याद दिलाते हैं और हमें मैके के बारे में बताते हैं, हमारा मैका कितना डेवलप हुआ है, हमारा मैके का
हमारा मैका जो बरेली मैका है वो कितना मतलब प्रोमिनेंट है, कितना उसमें ग्रेविटी है, कितनी उसकी शानदार और खूबसूरत और खुशबू देने वाली कहानियां हैं। और हम बड़े खुश होते हैं, हम अपने बच्चों को, पोतों को, पोतियों को बरेली के बारे में बताते हैं, उसकी खुशबू समझाते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो ये बड़ी मजेदार बातें हैं और क्या ही कहें, ये तो पूरी इतनी लंबी कहानियां हैं कि कभी फिर समाप्त किसी नहीं होगी। अगले एपिसोड में करते अगले हैं किसी इसको। एपिसोड में किसी संडे को या किसी दिन बैठ के किसी विषय पर फिर से विस्तार से बात करेंगे। आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? हाँ, आप लोग बताइए। हाँ, ये जरूर बताइए कि आप बरेली के किस मुद्दे पर सुनना चाह रहे हैं, क्या चीज जानकारियां चाह रहे हैं प्राचीन से लेकर आज तक की, या किस पर चाह रहे हैं कि आप लिखा जाए। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल के साथ एक संवाद कायम करिए। तब तक के लिए नमस्कार और मिलते हैं आपको अगले किसी एपिसोड में।